थॉट्स और बिलीफ में क्या फ़र्क होता है आपके हिसाब से? थॉट ये है कि आए ख़त्म हो जाए, कुछ देर तक रहे वो आगे हमें पैदा करेगी। जी। बिलीव क्या है कि कुछ देर रहे और उसमें हरकत पैदा करे। दीन और दुनिया अलग है। दीन का मैदान, दुनिया का मैदान अलग है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा साहना या सबसे बड़ा डायलेमा या जो खलिश आई है, हम ये दोनों उलूम को अलग करने की वजह से आई है। तो ये दोनों को जोड़ते हुए आप समझे कि दीन और दुनिया का मैदान कोई अलग नहीं है। दीन पे भी आपको दुनिया में ही अमल करना है। तो आप हर काम को अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के करें, पूरी सदाकत के साथ करें, तो इंशाअल्लाह ताला देखने वाला बोलेगा कि अगर ये मोमिन है, ये ईमान वाले हैं, ये तो ताजिर लोग ईमान वाले हैं, तो मैं भी ईमान वालों के जैसा तिजारत करना चाहूँ। हमारे दीन को साइंस की रोशनी में पेश करेंगे। वहाँ पे साइंस की रोशनी में देखिए, दीन क्या है? इल्म हक़ है या इल्म हकीकी है, ठीक है? यानी मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। दीन क्या है? इल्म हकीकी है। और दुनिया क्या है? इल्म तहकीकी है। ये आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ओके, दुनिया की जो साइंस है इल्म तहकीकी है। इल्म तहकीकी और इल्म हकीकी में ये फ़र्क होता है, इल्म हकीकी को जैसा आया है वैसे ही कबूल किया जाता है। इल्म तहकीकी को कबूल करने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसकी नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। So let's take our discussion to the next level with our next set of aspects of our program. देखिए, जब आप अपनी थॉट चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा टारगेट योर बिलीव एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। देखिए, ये दो चीज़ें होती है। आप याद रखिए, थॉट्स और बिलीफ में क्या डिफरेंस है, आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे बताइए। थॉट्स और बिलीफ में क्या फ़र्क होता है आपके हिसाब से? थॉट ये है कि आए ख़त्म हो जाए, बिलीफ कुछ देर तक रहे वो आगे हमें पैदा करेगी। जी। बिलीव क्या है कि कुछ देर रहे और उसमें हरकत पैदा करे। थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों में फ़र्क बता दूं। थॉट बोले तो एक सिंगल आइडिया होता है। बिलीफ आमतौर पे 5-10 थॉट्स मिलके वो बिलीव की शक्ल इख्तियार करता है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हम तिजारत करने के लिए एक बिलीफ है कि तिजारत, जो मौलवी हजरात होते हैं, क्या सवाल था सर आपका? थोड़ा सा रिपीट करेंगे। उलमा तिजारत में आएंगे तो उनके इल्म का होगा, वो सही आलिम नहीं बन पाएंगे। जी, वो सही आलिम नहीं बन पाएंगे उलमा जब तिजारत में आएंगे। तो आप यकीन जाने और ये याद रखें बात को कि ये जो बिलीफ है, ओके, ये जो यकीन है, ये कई एक थॉट से बना है। कौन से थॉट इसमें है, हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक ये कि दीन और दुनिया अलग है। दीन का मैदान, दुनिया का मैदान अलग है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा साहना या सबसे बड़ा डायलेमा या जो खलिश आई है, हम ये दोनों उलूम को अलग करने की वजह से आई है। और अल्लाह के फजल करम से डॉक्टर अकीब साहब इस प्रोग्राम के ज़रिए से वो दोनों को एक तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर देखें, ये पूरा प्रोग्राम मैं दीन के साथ पेश कर रहा हूँ। मैं ज़रूर लूँगा इंटरप्शन, ये बात ख़त्म होने के बाद, अगर आप इजाज़त दे तो ये दोनों को जोड़ते हुए आप समझे कि दीन और दुनिया का मैदान कोई अलग नहीं है। दीन पे भी आपको दुनिया में ही अमल करना है। तो आप हर काम को अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के करें, पूरी सदाकत के साथ करें, तो इंशाअल्लाह ताला देखने वाला बोलेगा कि अगर ये मोमिन है, ये ईमान वाले हैं, ये तो ताजिर लोग ईमान वाले हैं, तो मैं भी ईमान वालों के जैसा तिजारत करना चाहूँगा। तो उसमें कई एक बिलीफ मुबहम है, वो एक बिलीफ में कई एक थॉट्स मुबहम है। मैं सिर्फ 2 का तज़किरा किया हूँ वक्त की कम दामनी की वजह से, ठीक है। अब मैं सवाल लेने तैयार हूँ साहब का। माइक ले ले, हाँ ये ले ले। यहाँ चूँकि आपके तमाम ऑडियंस जो है उलमा है, मुसलमान ये कह लीजिए, लेकिन ऐसे ऑडियंस जहाँ मुश्तरका होते हैं या गैर मुस्लिम होते हैं, तो इन चीज़ों को आप किन स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं? देखिए, मैं हमारे लिए भी एक चैलेंज है। माशाल्लाह बहुत गहराई का सवाल है और मैं समझता हूँ इसका जवाब मुझे देना फ़र्ज़ ऐन है। देखिए, आप इसको
हमारे दीन को साइंस की रोशनी में पेश करेंगे। वहाँ पे साइंस की रोशनी में देखिए, दीन क्या है? इल्म हक़ है या इल्म हकीकी है, ठीक है? यानी मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। दीन क्या है? इल्म हकीकी है। और दुनिया क्या है? इल्म तहकीकी है। ये आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ओके, दुनिया की जो साइंस है इल्म तहकीकी है। इल्म तहकीकी और इल्म हकीकी में ये फ़र्क होता है, इल्म हकीकी को जैसा आया है वैसे ही कबूल किया जाता है। इल्म तहकीकी को कबूल करने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसकी नहीं और पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो स्ट्रक्चर दिखा के बताते हैं। तो आप भी ये स्ट्रक्चर दिखा के बताइए, इंशाअल्लाह ताला दीन के एक्सेप्ट करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। एग्जांपल किसी बात को लेकर जी, तुज्जार की मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पर छोड़े वहीं से पिकअप करो। जैसे तुज्जार में एक हदीस है कि जो सच्चे ताजिर हैं वो अंबिया के साथ होंगे। बेशक। तो इसको अगर हमें इस बात को बताना है गैर मुस्लिमों को, जी तो उन्हें ये जो फजीलत है जी, ये कैसे उन्हें बताएंगे? देखिए दो बातें हैं। हमारा मकसद क्या है उनको ये बताने की? असल में एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी। हम अपनी बात में जब उनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं जी तो हमारे लिए बराह रास्त ये कहना कि ये कुरान से है या हदीस से है, जी अगर हम ये कहेंगे तो जाहिर सी बात हमें और सा लगेगा। जी, तो हम इन बातों को ज़्यादा इफेक्टिव बना करके माशाअल्लाह। इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। जी, आप देखिए क्या पेश कर सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत इसको मैं लेयर्ड क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन में क्वेश्चन। ओके, ये आला दर्जे की क्वेश्चनिंग का एक टेक्निक है। तो इसमें लेयर्ड क्वेश्चनिंग का लेयर्ड आंसर है कि आप क्या करेंगे, पहले उसकी जो समझ है, मैं किसान से बात कर रहा हूँ तो मैं मिसालें उसको हमेशा ज़मीन और बीज बोने, फल काटने और उस किस्म के लेता हूँ। ओके, शुरू में वहाँ से करता हूँ और फिर उसको अल्लाह की वहदानियत की तरफ लाता हूँ। अब बताइए मुझे, क्या आप ये गारंटी ले सकते हो कि बीज बोगे और उसमें से फल निकलेगा ही निकलेगा? तो वो बोलता है कि नहीं निकलेगा। तो इसको बनाने वाला मेरा मालिक है, जिसको हम माने तो भी वो हमको रिस्क देता है, और आप या मैं नहीं माने अपनी ज़िद की वजह से, अपने आबा व अजदाद की वजह से, तभी भी वो रिस्क देता है। समझ गया कैसा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? ओके, आपके प्रॉब्लम एस्पेक्ट के बिलीफ और बिहेवियर पे नज़र डालिए। क्या बिलीव्स है, मतलब बिलीफ किससे बनता है? 4-5 थॉट से। ओके, जैसा कि अभी ये भी एक बिलीव है, ये भी एक बिलीव है, ये जितने भी बातें अभी आई है इस क्वेश्चन की शक्ल में, ये भी एक बिलीव्स है लोगों के। वो बिलीव्स को खोल खोल के बताना पड़ेगा आप, थोड़ा सा 5 से 10 मैक्सिमम बातें करनी पड़ेगी टू ब्रेक दैट बिलीव। और आप उसके साथ रिलेशनशिप नहीं छोड़ेंगे। मेरा जो उसूल है, जो मैंने शेयर किया आपके साथ, एक बंदा मिल गया आपके साथ, वो आपका भाई है ज़िंदगी तमाम के लिए। कई एक ऐसे गैर मुस्लिम हजरात है जिनके वालिद को भी कलमा पढ़ाने का मौका मिला, और बेटा 20 साल के बाद भी सोच रहा है कि आप कबूल कर लो, आप कबूल कर लो। अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, आप भी दुआ फरमाइए कि जितने भी हमारे साथी हैं जो हमसे मिलते हैं, उन लोगों को ईमान कबूल करने में आसानी हो। आप रिलेशनशिप नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ओके, कोई भी आपसे मिलेगा तो वो आपका दोस्त बनना है, क्योंकि आपकी नीयत सीधी है, मामलात बहुत अच्छे हैं, और आप उसकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करते हैं। याद रखिए, एक दिन में कोई नहीं होता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है उसकी लाइफ के आसपास में। तो टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, मगर बहुत अच्छा है। तो बिलीफ और बिहेवियर, कि आप अमल कौन सा करेंगे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले तो क्या चेंज करना पड़ेगा? पहले क्या चेंज करना पड़ेगा? बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। और बिलीफ कितने थॉट से बना है? 4-5 थॉट से एटलीस्ट, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसको समझे, उसको ब्रेक करें, फिर उसके बाद बिहेवियर। और बिहेवियर याद रखिए, थोड़े दिन के लिए करते हैं आप, फिर चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने रहते हैं, थोड़े दिन के लिए उस पर काम किया फिर छोड़ दिया। तो ये बिलीव्स को अपने इन्हांस करते रहिए ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, अपने आप को कंटिन्यूसली री इन्वेंट करते रहिए। ठीक है, अब सी मोर क्लियरली वेयर प्रॉब्लम लाइज। इसी का आगे बढ़ते हुए बिलीव और बिहेवियर को चेंज करने के लिए समझिए कहां पर है प्रॉब्लम। बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? आप लोगों में से कई एक लोगों ने इसका जवाब दिया अभी थोड़ी देर पहले, या सुबह से दे रहे हैं। किसी रेगुलर प्रैक्टिस से। बिल्कुल सही। आप लोगों ने कल
अपना फोबिया, स्टेज फोबिया गवाया और उसके साथ में आपका इतना कॉन्फिडेंस आया, ओके, स्टेज फील ही आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, फेस योर फियर्स। क्या बताया मैंने? अपने डर को फेस करो। फेस करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। नेक्स्ट, चेंज योर नेगेटिव बिलीव्स बाय रिकॉग्नाइजिंग योर फॉल्टी थिंकिंग। हमने फॉल्टी थिंकिंग को कैसा रिकॉग्नाइज करना पहले सेशन में देखा इससे, ओके। ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस, चैलेंज योर थॉट्स। तो चैलेंज करें अपने थॉट्स को, वो हमने देखा कैसा स्ट्रक्चर है, चैलेंज कैसा करना है थॉट्स को, ठीक है। और रिप्लेस इनएक्यूरेट बिलीव्स। जैसे आपको मालूम हो गया, चैलेंज कर लिया आप, जो तीसरा मरहला है वो है इनएक्यूरेट बिलीव्स को आप निकाल के फेंक देंगे। इनएक्यूरेट मतलब जो सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको निकाल के फेंकेंगे। जब आप ये करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आपका ने एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है जो कि आप करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं आगे, और इसी लिहाज से वो आसानियां पैदा करेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज योर नेगेटिव बिलीव्स, यानी अपने मनफी यकीन को बदले, अपने मनफी यकीन को बदले। किस तरीके से? बाय रिकॉग्नाइजिंग। रिकॉग्नाइजिंग को क्या बोलेंगे हम? पहचान कर। क्या चीज़ पहचानना है? योर फॉल्टी थिंकिंग, अपनी नाखिस सोच को, नाखिस सोच को पहचानिए। बाय ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब उस चीज़ को एनालाइज करके। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बोलेंगे आप उसको? बामकसद तज्जिया। बामकसद तज्जिए के ज़रिए से उसको चैलेंज करिए अपनी सोच को, और रिप्लेस को क्या बोलेंगे हम? बदल दे। किस चीज़ को बदल दे? इनएक्यूरेट बिलीव्स को। वो यकीन जो कि सही नहीं है, वो यकीन जो सही नहीं है उसको रिप्लेस करे, बदल दे अपने सोच को, ठीक है। अपने यकीन को बदल दे, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। शुरू में कामयाबी नहीं मिलेगी, इट टेक्स टाइम, आपको वक्त लगेगा और वक्त के साथ आपको कामयाबी मिलेगी। अब हमारे ट्रेनिंग के मरहले के बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत गौर से देखें और उस पर अमल करें, ठीक है। तो ये विशियस सर्कल है। आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, आप ले सकते हैं। नहीं, क्या देना चाह रहे हैं? नहीं, फिर जी, यहां पर लिखूं क्या? ये पहला हिस्सा है, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये विशियस सर्कल है, ये नाम दे दीजिए इसको यहां पे। विशियस सर्कल, थॉट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस। अपनी कारकर्दगी के बारे में सोचना। इसका दूसरा हिस्सा है परेशान कुन ख्याल। इसका तीसरा मरहला है परेशान कुन फीलिंग। इसका आखिरी मरहला है परफॉर्मेंस अफेक्टेड, यानी कारकर्दगी, मुतासिर कारकर्दगी, मुतासिरा कारकर्दगी, ठीक है। इसका नाम क्या है? विशियस सर्कल को क्या बोलेंगे हम? मनफी लामुतनाही सिलसिला। ये कहाँ से शुरू होता है? यकीन जानिए आप, इसमें से 3 जवाब गलत है और एक जवाब गलत सही है। वो जवाब जो सही है वो है मुतासिरा कारकर्दगी। आप देखिए बंदा क्या करता है, अरे मैं ट्राई करा था सर, फेल हो गया, उसके बाद मेरे दिल शिकनी हो गई। ये दिल शिकनी किस तरफ दी जाती है? वो अपने काम का एनालिसिस करेगा, और वो काम की एनालिसिस करेगा तो उसको कैसे सोच आएंगे? परेशान कुन सोच आएगी, और फिर परेशान कुन सोच आएगी तो क्या होगा? परेशान कुन एहसास रहेगा। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस मनफी। ये लामुतना ही सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक मरतबा और समझा दूं, ठीक है। ये मनफी जी
ये इन चारों का उन्वान है। एक्चुअली मैं कल आपको वो इतना बड़ा उसूल बताया हूँ, अगर आप वो उसूल को समझ गए तो यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी दिन रात की तरह एक हो जाएगी। याद रखिए, ये जो साइकिल्स है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये साइकिल्स चेंज नहीं होंगे, ये दायरे चेंज नहीं होंगे। सिर्फ आपको दायरे को सही जगह से शुरू करना आना है। कहाँ से वो दायरे को शुरू करते हैं आप, वहाँ से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से करेंगे आप, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छे तौर पे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो मनफी लामुतनाही सिलसिले को ब्रेक करने के लिए यह है वर्ड। हाँ, एक मरतबा ये समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एक मिसाल दीजिए आपके कोई भी एक लामुतनाही सिलसिले की। ये अच्छा तरीका है समझाने का। कोई भी एक लामुतनाही सिलसिले की मिसाल दीजिए, आपकी नेगेटिव जो विशियस सर्कल, वहीं पर फंसे हुए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ज़िंदगी में। जैसे पढ़ाने के अलावा हम लोग जो है कुछ और काम नहीं कर सकते। हाँ, ये मनफी ख्याल है, पढ़ाने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकते। अब देखिए आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको गौर और फिक्र की वादियों में से लेके निकलता हूँ, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज है। तो आप यकीन जानिए, पढ़ाई का जो पढ़ाने का कैनवस है बहुत बड़ा वसी तर हल्का है। अभी ब्रेक में बात कर रहा था मैं सज्जाद साहब के साथ, मुफ्ती सज्जाद साहब के साथ, तो वो बता रहे थे कि वो पीएचडी करने के मुताल्लिक़ नेट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो आपके लिए दायरा बहुत बड़ा है। ओके, टॉप यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आपकी ज़रूरत है। और यकीन जानिए, इस्लाम इंशाअल्लाह ताला चौतरफ फैलेगा, और वो आपके ज़रिए से फैलना है, आपके आमाल के ज़रिए से। तो आप इस प्रोफेशन को, आपको याद होगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कई एक ख्वाहिशें हो सकती है। एक ख्वाहिश उनकी ये थी कि मैं एक मुअल्लिम बनूं, मगर वो जो उमूमी मुअल्लिम का खिताब था उनका नहीं था। खिताब समझते हैं आप, टाइटल नहीं था, वो ताजिर की तरह मशहूर थे। तो मेरी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये है कि मैं ताजिर मुअल्लिम बनूं, मगर मैं नहीं बन पाया, बल्कि एक ख्याल था उनका। ओके, तो हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुअल्लिम बनाया है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोफेशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोफेशन। अब बोलिए आप, कोई भी प्रोफेशन को कौन क्रिएट करता है? मुअल्लिम। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, ये लामुतनाही सिलसिला आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। क्या करें आप, यहाँ पे पुराने जो मुअल्लिमीन हैं जो कामयाब नहीं हुए, आपका नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो कामयाब नहीं हुए अपनी ज़िंदगी में, उन लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया। तो आपकी कैसी सोच आई उसके बारे में? मनफी सोच आई। मनफी सोच आने की वजह से क्या हुआ, आपका ख्याल परेशान कुन रहा। और एहसास कैसा आया आपको? आप बोलिए, कैसा एहसास है आपका? परेशान कुन एहसास है। तो ये लामुतनाही सिलसिला चलते जा रहा है, मगर ये इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम इस महफिल में बैठने वालों को कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, कि आपकी नज़रों के सामने लोगों की ज़िंदगियां चेंज हो रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है। क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो एक मुअल्लिम के हाथ में वो हथियार है या वो ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, थॉट से एक्शन की तरफ लेके जा सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने और अमल करने में, मगर एक 3 से 5 साल में आपको करना है। और मैंने एक हदफ दिया सुबह में कि आप ये जो मुअल्लिमाना खिदमात है, ये इसके साथ साथ आप दुनिया में भी एक काम करें। क्यों? क्योंकि वो आपका ज़रिए माश बने और ये फ्री में फ़ी सबीलिल्लाह करें आप। अभी देखिए, एक टॉपिक है जिसको मैं टच करना चाहता हूँ बिफोर वी गो इनटू अनदर टॉपिक। विशियस सर्कल क्लियर है सबको? अब विशियस सर्कल को चेंज कैसा करना है? विशियस सर्कल को चेंज कैसा करना है? हम ऑलरेडी ये काम करना शुरू कर दिए हैं। ओके, ये जो मनफी लामुतनाही सिलसिला है, इसको मुस्बित, ओके, लामुतनाही सिलसिला कैसा बनाना है, हम उसका सफ़र अभी कर दिए हैं।
मुस्बित लामुतनाही सिलसिला या फिर वर्चुअस लामुतनाही सिलसिला कैसे आएगा आपका? बहुत सिंपल मामला है। क्या है सिंपल मामला? आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कहां पर शुरू करेंगे? थॉट्स पे वर्क करेंगे। ओके, अपनी कारकर्दगी पे नहीं, अपनी थॉट्स पे वर्क करेंगे। कौन से थॉट्स लेंगे आप? पॉजिटिव थॉट्स। जैसा कि आप पहले क्या किए अपन, कल क्या किए? कल कौन सा अमल किए अपन? स्मार्टर गोल सेटिंग किए हमने, ठीक है। स्मार्टर गोल सेटिंग करने से आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे या नेगेटिव? कितने लोग समझते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स आएंगे? याद रखिए, नेगेटिव भी बहुत दबाने की कोशिश करेगा आपको। मैंने बताया था आपको, नफ्से अम्मारा और नफ्से लवामा की जंग होगी, तो जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। वो क्या काम था, मैंने क्या दिया था आपको कल काम? अफर्मेशन लिखने का, यानी मुस्बित बातें, मुस्बित अहकाम जो अपने आप को देंगे आप। तो वर्चुअस साइकिल में क्या करेंगे हम लोग? मैं थोड़ा सा इसको ब्लू पेन से टिक कर रहा हूं या फिर मार्क कर रहा हूं। ये है नंबर 1। कौन से ख्याल आएगा आपको? परेशान ख्याल नहीं, मुस्बित ख्याल से शुरू करेंगे आप। इसका एक अलग से वो बनाइए। मुस्बित ख्याल, पहला अपना क्या है काम? मुस्बित ख्याल से हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ये मेट दूं मैं, पहले का एक सर्कल बनाइए विशियस, फिर उसके बाद दूसरा सर्कल बनाइए। विशियस सर्कल का पहले मुकम्मल कर लिए थे आप लोग, अब वर्चुअस सर्कल का एक दूसरा सर्कल बनाएंगे नीचे आप, ठीक है। वर्चुअस सर्कल, ये है वर्चुअस लिखा हुआ। वर्चुअस सर्कल यानी ऐसा सर्कल जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ये मनफी निकाल दे रहा हूं मैं, ये ऊपर का जो मुस्बित है उसको यहां पे लिख दे रहा हूं। मुस्बित लामुतनाही सिलसिला। तो पहले क्या करेंगे आप? मुस्बित ख्याल करेंगे। ये किससे होगा? हदफ, हदफ क्या कर रहे थे हम? गोल सेटिंग को क्या बोले थे? हदफ का तायुन। हदफ का तायुन लिखे, तायुन करें, इसके ज़रिए से आप मुस्बित ख्याल से शुरुआत करेंगे। अब किस किस्म का एहसास आएगा आपको इसकी वजह से? जी, मुस्बित एहसास होगा आपको। मुस्बित एहसास होगा आपको। ये मुस्बित एहसास क्या करेगा आपको? कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपका? कामयाब कारकर्दगी होगी। कामयाब कारकर्दगी होगी। ये कामयाब कारकर्दगी का असर क्या होगा आपको? यही रहेगा। अपनी कारकर्दगी के बारे में मुस्बित सोच आएगी। अपनी कारकर्दगी के बारे में मुस्बित सोच। फिर जब ये मुस्बित सोच आएगी तो किस तरीके का नेक्स्ट लेवल आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद
मुस्बित सोच, नया गोल अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, सोचेंगे, फिर उसके बाद अच्छा एहसास आएगा, वो काम करेगा, फिर ये लामुतनाही सिलसिला मुस्बित की तरफ चल जाएगा। आप समझ रहे हैं हाउ टू ट्रांसफर योर नेगेटिव थिंकिंग, और या फिर समझिए मनफी लामुतनाही सिलसिले को तोड़कर मुस्बित लामुतनाही सिलसिला कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पहले उसमें कहाँ से शुरू हो रहा था? वो 1 कहाँ से था? मुतासिरा कारकर्दगी से था। ओके, जबकि यहाँ पर कहाँ से सोच रहे हैं आप? मुस्बित ख्याल से सोच रहे हैं। ओके, मुस्बित ख्याल से शुरू कर रहे हैं आप, क्योंकि मुस्बित ख्याल होगा तो मुस्बित एहसास होगा, मुस्बित एहसास होगा तो मुस्बित कारकर्दगी होगी, मुस्बित कारकर्दगी होगी तो मुस्बित रिजल्ट्स आएंगे, तो वो सिलसिला जारी रहेगा। अब मुझे बताइए, बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात के हिसाब से कौन सी वो चीज़ है जिसमें कि आपने ये तरीक़ा अमल इख्तियार किया था और आपको कामयाबी मिली? सबसे पहले तो दारुल में दाखिला जी 2004-05, फिर उसके बाद दारुल से फरागत, और फिर तकमील अदब, फिर तकमील इफ्ता, फिर मरकज़ मारिफ में 2 मरतबा पोजीशन, और फिर उसके बाद 2 मरतबा छोड़ करके तीसरी मरतबा मरकज़ मारिफ में जाना। इसलिए वहाँ का उसूल ये है कि अगर पोजीशन आती है और इत्तला करते हैं मरकज़ मारिफ को, तो खुद ही 5 नंबर मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, आइंदा वो 5 पॉइंट और काम आता है जी। ये तो एक सिलसिला रहा। फिर उसके बाद जामिया मिलिया से MA, आज़ाद से MA, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, और उर्दू और अरबी में भी। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए आप मुफ्ती सज्जाद साहब आपके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल अपनी ओन यूनिवर्सिटी में है, और भी कई हजरात हैं जो कि बेहतरीन तौर पे आपके लिए एग्जाम्पल है, रोल मॉडल्स है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि मीनारात है एक से बढ़कर एक, आप जिससे चाहे अपने रोल मॉडल के तौर पे चूज़ कर सकते हैं और उनसे राबता कर सकते हैं। याद रखिए, ये हम लोग बहुत ईजी लेते हैं अवेलेबल होने की वजह से। इंसान का ये सानेहा है, मैं समझता हूँ कि सानेहा के जैसा है, यानी एक डायलेमा या फिर समझिए एक गैर मौजू तरीक़ा है इंसान का कि वो अपने एक बेहतरीन रोल मॉडल को भी नज़रअंदाज करके फिर कहीं और देखता है, फिर कहीं और रोल मॉडल्स को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता है, याद रखें। जो अवेलेबल है उनकी मेंटरशिप के तौर पे आप उनसे जुड़ जाए कि मुझे आप अपना क्या बोलना चाहिए, आप मेरे मुर्शिद बन जाइए, आप मेरे रहबर बन जाइए, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ पे जिस तरीके से वादा कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं अपना निखार करूँगा। तो जब आप मेंटोर बना लेते हैं अपने उस्तादों को जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की है अपने अपने मैदान में, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही आला दर्जे का कामयाबियाँ मिलेंगी। और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, इन लोगों ने मास्टर किया है इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकत दे, कमाई में, रिस्क में, और हर तरीक़े से सेहत और आफ़ियत के साथ, बरकत के साथ आपके सरों पे साया सलामत रखे। तो इनसे फ़ायदा उठाएं आप, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा, और इंशाअल्लाह आप कहीं पर भी वो नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपका एक दूसरा होमवर्क दूँ मैं। दूसरा होमवर्क ये है आपके लिए। पहला होमवर्क क्या था आज का? 3 मुस्बत ख्याल, वो तो कल का है ना भाई। अच्छा, आज दिया, मैं दोबारा दिया, ठीक है। आप बोल रहे हैं बोल के दे रहा हूँ मैं, मगर मेरे हिसाब से वो एक नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप उसको एक मानते हैं तो ये दूसरा होगा। दूसरा टास्क है आपके लिए कि आप अपने एक उस्ताद को अपने काम के लिए अपना मेंटोर बना लें और उनसे डिस्कस करें कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए क्या लाहे अमल देते हैं। मैं जानता हूँ ये आज में नहीं होगा क्योंकि उनके बहुत सारे काम हैं, तो आपको ये सेकंड वीक का टास्क है कि आप उनको अपना मेंटोर बनाएंगे और उनसे तबादले ख्याल करके जो उन लाहे अमल आपको देते हैं वो शेयर करना आपका काम रहेगा सेकंड वीक का। फर्स्ट वीक का क्या टारगेट है? अपने थॉट्स के बारे में वो करना है। सेकंड वीक में अपने मेंटोरशिप के लिए अपने उस्ताद इकराम को जाके मिलना है और उनसे कनेक्ट करना है और आना है। यहाँ पे बहुत काम बढ़ जाएगा उस्तादों के लिए, मगर इंशाअल्लाह ताला जी। देखिए, सबका काम डिस्टर्ब किए बगैर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह।
सबका काम डिस्टर्ब किए बगैर उनसे बहरावर होना है या फिर फ़ायदा हासिल करना है, ठीक है। तो आपका सेकेंड वीक का जो टास्क है वो है मेंटरशिप ऑफ योर टीचर्स, ओके। उस्ताद इकराम से आप मेंटरशिप यानी किस तरीके से आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, जो भी फील्ड में जाएं आप एक्सपर्ट के साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है, इसकी तरफ काम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं भी आपको उसके लिए कुछ रहबरी करूंगा और आप लोगों से भी ख्वाहिश करूंगा कि आप भी हमें बताएं कि किस तरीके से ज़्यादा ये लोग फ़ायदा उठा सकते हैं आपसे, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं, थोड़ा सा छोटा माइक वहीं पर है, आप थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के दे दें। जी, पहले नशिस्त में आपकी कुछ जिम्मेदारी थी। अच्छा जी। मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी सोने के ऊपर, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? आप इतने बेहतरीन का टाइम पे बोल रहे हैं कि मैं इनकार नहीं कर सकता। देखिए, सोने के मुताल्लिक़ पावर नैप बोल के एक वर्ड है जिसको कि हम खैलूला मानते हैं। खैलूला का सबसे अच्छा टाइम जो है, खैलूला या आप कुछ और प्रोनाउंस करते हैं तो खैलूला ही है जी। खैलूला के लिए सबसे बेहतरीन जो टाइम हो सकता है वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम है। इसके बाद सोना गोया आप अपने जिस्म में नेगेटिव केमिकल्स भर रहे हैं। 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा सोना आप नेगेटिव केमिकल्स भर रहे हैं। इससे आपकी सुस्ती बढ़ेगी, इससे आपके जिस्म में बीमारियां बढ़ेगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ओके। ये मुसद्दक़ा बात है, ये साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद बात कर रहे हैं। आप क्या करें कि असर से पहले, क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे ख़त्म हो रहा है, तो 2-2:30 बजे आप खाना खा लें। 2:30 बजे तक खाना ख़त्म करके थोड़ा सा वॉक कर ले 5-10 मिनट, फिर उसके बाद सो जाए और 4 बजे तक उठ जाए। उठ के आपको असर पढ़ना है। उसके बाद जो भी काम करना है रिसर्च का, जैसा कि हमने बताया कि तहक़ीक़ करना है आपको अपने आमाल के ऊपर, वो तहक़ीक़ के काम में लग जाए आप 1 घंटा, या नहीं तो अपनी फील्ड जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करने पे लग जाए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खातिर ख़ां फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैंने और एक काम दिया था, सर ये बोल रहे थे कि रात में कितने देर सोना चाहिए? रात में कितनी देर सोना चाहिए ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको कि हम कवर करना चाहिए। आप यकीन मानिए, एक मिस्री साइंटिस्ट ने इस पर बहुत अच्छी रिसर्च की और उनकी रिसर्च का कुछ मजमुआ आया है और मैं चाहता हूं कि वो आप कने पहुंचे। 9 बजे से तकरीबन 2 बजे तक अगर आप 1 घंटा सोएंगे तो 3 घंटे का आराम मिलेगा आपको। 9 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक अगर आप 1 घंटा सोएंगे तो 1 घंटे का ही फायदा होगा आपको। 4 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो 3 घंटे सोने पर 1 घंटे का फायदा मिलेगा। मैं दिन की बात नहीं कर सकता सर, फिर दोबारा बोल दूं मैं दिन की बात नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं। 9 बजे से 2 बजे तक आप सोएंगे तो 1 घंटा सोएंगे, आपको 3 घंटे का आराम मिलेगा। 2 बजे से 4 बजे तक आप सोएंगे तो 1 घंटे का सिर्फ 1 घंटा आपको आराम मिलेगा, क्योंकि जो बॉडी रिपेयर होती है ये डीप स्लीप में होती है और डीप स्लीप में जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है और दिन में डीप स्लीप नहीं जाना चाहिए, इसलिए आज से वो 1.5 घंटे पे मुनक़ता करने की बात कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, 1.5 घंटे पे मुनक़ता करने की, क्योंकि वो रिपेयर में जाएगा तो फिर आपके पूरे सिस्टम्स बंद होना शुरू करेंगे और दिन में कुछ और चीज़ें प्रोड्यूस होगी जो कि आपके लिए मुज़िर है। आप देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़ैलूला हुआ करता था वो बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए हुआ करता था। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितना वक्त का लिए हुआ करता था, मगर मुझे जहाँ तक समझ में आया वो 1 घंटे के ज़्यादा नहीं होता था। आप लोग मेरी रहबरी कर सकते हैं क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ इस सब्जेक्ट का और आप लोग मास्टर हो, ओके। तो ये एक नज़्म है जो हम कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तौर पे। और एक मैं जी 4 बजे के बाद 3 घंटे सोएंगे तो 1 घंटे का आराम मिलेगा आपको। 3 घंटे सोएंगे तो 1 घंटे का आराम मिलेगा,
ओके, आप चाहे तो 5 बजे तक जग सकते हैं या 5 बजे तक सो सकते हैं, या नहीं तो फिर तहज्जुद वगैरह पढ़ने का एहतमाम करिए, या नहीं तो कुरान पढ़ने का एहतमाम करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। बट इट इज़ अप टू यू। मगर फज्र के बाद बिल्कुल सोना नहीं है, आप उसके बरक्स एक्सरसाइज करिए। आपको मालूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये हुआ करता था कि आप इशराक़ तक बैठते थे ज़िक्र व अस्कार में, फिर उसके बाद तदरीस में रहते थे आप चाश तक, फिर चाश पढ़ के आप घर वापस आया करते थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? समझ गए? ये क्लियर है? अब एक चीज़ ये बहुत अहम है, एनर्जी साइकिल को समझना, क्योंकि आपने देखा हम लोग ब्रिलियंट ब्रेथ एक्सरसाइज के ज़रिए से अपने आप को एनर्जाइज कैसे रखें दिन तमाम, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और माशाल्लाह आप लोगों को खातिर खां फ़ायदा हो रहा है उसका। कितने लोगों को बेहतरीन तौर पे ब्रिलियंट ब्रेथ एक्सरसाइज की वजह से फ़ायदा हो रहा है? शाकिब साहब, मैं चाहूँगा कि ये मैं आपको उसके लिए याद दिलाने के लिए नहीं कहा था। मैं आपसे कहना चाहता था, एक गुजारिश है, अगर आप समझते हैं ये ब्रिलियंट ब्रेथ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपके लिए फ़ायदा पहुंचा रही है, इतने लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम ये अपनी पूरी जामिया के लिए एक किस्म से इसको रेगुलर करवाएं। ओके, ये एक मशवरा है, आप अपनी लोगों में एक और चलिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैंने ये वक्त मुतय्यन किया है आफ्टर इशराक़ और आफ्टर असर, क्यों किया है, उस पर भी साइंटिफिक रीज़न है। आप याद रखिए, एनर्जी साइकिल बोल के कोई चीज़ होती है। ओके, एनर्जी साइकिल में क्या है, आप सो के उठते हैं तो एनर्जी ऐसा जैसा सूरज उठता है उसी तरीके से ऊपर जाती है। अब 1 बज रहा है, ये एनर्जी डिप होने का टाइम है, ये एनर्जी डिप होने का टाइम है। तो यहाँ से 4 बजे तक फिर नीचे जाती है ये एनर्जी साइकिल, फिर 4 बजे से ये दूसरा राउंड शुरू होता है। तो जब आप पिकअप कर रहे हैं वहाँ पे एक मरतबा किया आप, जब पूरा डिप हो गया फिर नई साइकिल शुरू हो रही है, वहाँ एक मरतबा कर रहे हैं आप। इस तरीके से आप बेहतरीन तौर पे अपने पूरी बॉडी को रिजेनरेट कर रहे हैं। आप समझे मेरा क्यों मैं कह रहा था? और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तान के बेहतरीन मास्टर्स के साथ इस पे वर्क किया है, सीखा है, और रिसर्चर को आज पूरी दुनिया पे रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। आपकी एक एक खलिए, उसकी बाफ्तें, उसके क्या बोलना चाहिए, डीएनए, आरएनए, माइक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं इसके ज़रिए से, जो आप और हम ब्रिलियंट ब्रेथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कुछ सवाल करना चाहते हैं आप इसमें? एक सवाल है जी। सर, मैदा के बारे में आपने बताया कि 1 से 1.5 घंटा तो सोना चाहिए जी, लेकिन यानी कितना सोना, कितना घंटे सोना, ये मुफीद सेहत है, इस पर भी बात आती है। बिल्कुल उसी तरफ मैंने इशारा किया। मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा रात में। पूरे 24 घंटे। हाँ, देखिए टोटल का कोई वो नहीं है, टोटल का कोई वो नहीं है। अब बाज़ लोग होते हैं जिनको के 5 घंटे बस हो जाती है, बाज़ लोग रहते हैं जिनको के 6 घंटे के बाद भी तिश्नगी बाकी रहती है, बाज़ लोग 7 घंटे के बाद भी तिश्नगी बाकी रहती है। साइंटिफिक 8 घंटों का मैक्सिमम आया है, 7 से 8 घंटे एक आइडियल है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 5 घंटों में भी सैराब हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं, बॉडी के साथ साथ जो साइकिल है, जो रात का जल्दी का हिस्सा है, वो उसको भी यूटिलाइज़ करे, उसको भी यूटिलाइज़ करे, क्योंकि जितनी जैसे ही अंधेरा हो जाता है वहाँ से आपकी बॉडी रिपेयर के लिए चाहती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन लाहे अमल ये हो सकता है कि मगरिब के साथ ही, या तो पहले या बाद में, आप डिनर कर लें। अब यकीन जानिए मैं यहाँ पर एक नज़्म के तहत कर रहा हूँ, मगर अदरवाइज़ मैं मगरिब के साथ ही ख़त्म कर लेता हूँ अपना डिनर। ओके, माशाल्लाह। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपको क्या चाहिए। मगरिब के बाद खाइए, सोने से पहले आधा हज़म हो जाएगा, ब्रश करिए, ब्रश करे बगैर नहीं सोइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को एक मुनज़्ज़म तरीके से, जोशीले अंदाज़ में, जैसा कि कल हमने सीखा था, और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई आज इतने लोग आके जोशीले अंदाज़ में अपनी बात रखी कि मुझे महसूस हो रहा था कि वाक़ई इम्पैक्ट हो रहा है हम लोगों की ज़िंदगी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अहम टॉपिक है ये। टॉपिक आपको मेरे को समझना ज़रूरी है कि माइंड वर्क कैसे करता है। ठीक है, याद रखिए आप, इंसान का दिमाग जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक कॉन्शियस माइंड है, एक है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। इसको 2 हिस्सों में करते हैं, बाज़ लोग 3 हिस्सों में करते हैं। ठीक है, हाँ, उर्दू अभी बोल रहा हूं मैं।
कॉन्शियस मतलब क्या बोलेंगे हम लफ्ज़, बाशऊर। बाशऊर जहन, उसको बेदार जहन भी कह सकते हैं सर। ठीक है, आप जो बोले। बेदार मन से बेदार। बेदार या फिर बाशऊर जहन, ठीक है। दूसरा हिस्सा है इसका अनकॉन्शियस या बेशऊर, अनकॉन्शियस। एक और एक लफ्ज़ लेते हैं सब कॉन्शियस, और एक है लफ्ज़ जो कि नेक्स्ट लेवल का है, ये सुपर कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी बेशऊर बेशऊर जहन, ठीक है। ये बेशऊर जहन, बाशऊर जहन बहुत ही अहम टॉपिक है। जहन के मुताल्लिक़ हमने कलरफुल जहना देखे थे यहाँ पर, ओके, और अच्छी रंगोली बनाई थी, या फिर समझिए रेनबो ऑफ कलर्स आए थे, ठीक है। ये क्योंकि किसी ने ये जहन को नहीं देखा है, इस लिहाज से हमारे वो इमेज आती है, ठीक है। जहन क्या है, याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो कि दिखता नहीं है, ये आपके दिल और दिमाग मिल के बनता है। इसलिए आपने सुना होगा जहन बनाने की ज़रूरत है, दिल को बनाने की ज़रूरत है, माइल करने की ज़रूरत है। ये बनता कैसे है, आपको मैंने इसकी कुंजियाँ दे दी है, मगर फिर थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं ये बयान कर रहा हूँ। जहन बनाने के लिए आपको कोई भी आइडिया को बार बार इसके अंदर डालना पड़ता है, बार बार। तो क्या हो जाएगा, ये खिड़की ओपन होगी, ओके। कॉन्शियस माइंड से वो आइडियाज़ ट्रैवल करेंगे अनकॉन्शियस माइंड में, बार बार डालने से, और एक मर्तबा ऐसा आएगा कि ये अनकॉन्शियस। आप याद रखिए, आपके हिसाब से कौन सा माइंड ज़्यादा पावरफुल है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस? कितने लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है। कितने लोग समझते हैं अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड? कुछ लोग दोनों में हाथ उठा रहे हैं, ये बात गलत है भाई। एक बार इधर बोल दिए तो फिर रुक जाना, नहीं तो फिर वो बच्चों की तरह खुश होते हैं हम कि अरे मैं इसको भी सही बोला था, इसको भी सही बोला था, मैं तो सही हूँ। देखिए, बच्चों के मिजाज में और बड़ों के मिजाज में ये फ़र्क होता है। बच्चे जो बात बोलते हैं वो बात पे कायम नहीं भी रहते। आमतौर पे ये लड़कियों में भी देखा जाता है या निस्वान में भी देखा जाता है, मगर जब मर्द हजरात होते हैं वो बात बोलते हैं, उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश मतलब नॉर्मल नहीं, करते हैं वो, ठीक है। तो आप जब कभी भी फैसला ले इस तरफ या उस तरफ, तो वो फैसले पे जम जाए, ठीक है, राइट। तो ये क्या होता है, आप जब बार बार इसको अपने आइडिया को जहन में डाल रहे हैं रिपीटेशन के ज़रिए से, तो वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड में जाता है। उसके बाद एक्शन होता है। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना है आपको हर लम्हे, हर चीज़ को, ये कैसा होता है, आप जब जो मैंने बताया था आपको, अफर्मेशन, गोल सेटिंग, और तीसरा विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। ओके, और क्या कुछ और आएगा इसमें? ये तीन टूल काफ़ी है आपके लिए। क्या क्या कर सकते हैं आप? अफर्मेशन, आप अपने अल्फाज दोहराइए, जो गोल्स है वो दोहराइए, या फिर आप विजुअलाइज कीजिए। इंसान का सबसे बेहतरीन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम दिया है एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, क्या है? तसव्वुर में आप पूरी कायनात को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, विजुअलाइज कीजिए अपने आप को। और जो आज मैंने कहा कि 20 से 30 रीजंस लिखिए, क्यों करना चाह रहे हैं आप जो भी करना चाह रहे हैं। 20 से 30 रीजन दीजिए क्यों करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा आपका, ये 30 रीजन या 20 रीजन आप बार बार अंदर डालते जाएंगे, तो ये जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे।
तो आपने कई लोगों ने देखा होगा कि कुछ काम आप नहीं चाहते हुए भी करते हैं। कितने लोगों को ऐसा होता है, आप नहीं करना चाहते फिर भी वो करते हैं? हम सब, राइट, नहीं चाहते हुए भी, ठीक है। अगर आप अपने माइंड को रिवायर करेंगे, यानी सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करेंगे ये 4 चीज़ों से। कौन से 4 चीज़ें हैं? एक अफर्मेशन, दूसरा गोल रीडिंग, प्लीज़ लिख लीजिए इसको। गोल्स को आपको डेली रीड करना है। कितने टाइम? 3 टाइम कम से कम। सुबह उठते ही रीड कीजिए, सोने से पहले रीड कीजिए, और दिन में दोपहर के खाने के बाद खैलुला के पहले रीड कीजिए। क्या होता है, क्यों बोल रहा हूं मैं? सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले ज़्यादा एक्टिव रहता है, और उठने के बाद थोड़ा सा मुतहर्रिक होने से पहले एक्टिव रहता है, रिसीव करने के लिए, अंदर भेजने के लिए। आप समझ रहे हैं सर? ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आप देखेंगे कि आप अपना बिहेवियर आसानी से चेंज कर सकते हैं। और असातिज़ा इकराम के लिए है, आप अपने छोटे यंग बच्चे जो है, जो कि कुछ टफ बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये काम करवाइए। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करवाइए, तो आप देखेंगे कि जो भी अच्छी बातें हैं उनको लिखिए और उनसे लिखवाइए। याद रखिए, अच्छे उस्ताद, ज़्यादा अच्छे उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसको बोलता हूँ ज़्यादा अच्छे उस्ताद? पूरे आंसर अपन ही दे देते। अरे उसको, वो सोचने के लिए बनाया गया। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें सोच और फिक्र के साथ भेजा है। उसको सोचने दो, उसका काम है। आपका काम नहीं है सोचना, आपका काम सिर्फ स्क्रैच करना है, उसको मुफक्किर बनाना है, मुफक्किर इस्लाम बनाना है इंशाअल्लाह ताला। हर बच्चे में ये सलाहियत कूट कूट के भरी हुई है। आपका काम क्या है? उसकी वो खुसूसियत को उभारना है। जब आप उभारेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया इनकलाब उसकी ज़िंदगी में आएगा। अरे मैं तो सोच सकता हूँ, मुझे सोचने की आज़ादी है, मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे महसूस करने की आज़ादी है, मैं तो अपनी दुनिया बदल सकता हूँ, मुझे अमल करने की आज़ादी है। हाँ, अमल करने के बाद 2 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या तो अच्छे होंगे तो भी मैंने किया है, बुरे होंगे तो भी मैंने किया है। वो उसको ज़रूर बज़रूर एहसास दिलाना है कि कॉन्सिक्वेंसेस आपके होंगे, क्योंकि आप सोचें, आप इस पर अमल करें और इसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस आपके होंगे। तो ये गोल सेटिंग आपको करना ज़रूरी है। और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दिन एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे साथ में, और हो सके तो मैं आप लोगों को उसका वीडियो भी भेजूंगा, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कैसा करते हैं। यकीन जानिए, साइंटिस्ट जो कि स्पेस में जाते हैं, नासा वाले, वहाँ पर भेजने से पहले उनको विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करवाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरे टॉप एथलीट्स, टॉप बिजनेसमैन, टॉप प्रोफेशनल्स, सब लोग ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। और खुदारा हर चीज़ को दीन में होना ज़रूरी मत समझे। दीन पूरा मुकम्मल इहाता किया है। वो बारहा आपको मेरे को गौर व फिक्र करने की वो देता है, और तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन की भी दावत दीन देता है। मुझे आयत याद नहीं है, जैसा कि आपको मालूम, मायनों से तो मैं पढ़ता हूँ, मगर एग्जैक्ट आयत कौन सी है, कब की है, ये मैं नहीं बता सकता। ओके, अगर आपको किसी को याद है विजुअलाइजेशन पे कोई आयत, तो आप बोले, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा उसको। जी, वो कल हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो तफक्कुर बोले तो फिक्र कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन में एक उसको हम इम्बाइब कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई आयत है आपको याद आ रही है? जी, तबसरा, ये आयत सही है जी, माशाल्लाह, आप लोग उसकी रूह तक पहुंच रहे हैं। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.